सिंह जेस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास 10 के इस तीसरे लेसन की शुरुआत करने चल रहे हैं। इससे पहले के जो 2 लेसन की वीडियो हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए आज हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। इसे हिंदी में हम मुद्रा और साख कहते हैं। आइए इसके बारे में एक एक चीज हम डीपली जान लेते हैं। हमारा पहला हेडिंग है व्हाट इज मनी, पैसा क्या होता है, मुद्रा क्या होती है। तो दोस्तों, मुद्रा वो कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे लिए व्यापार में खरीदने बेचने के दौरान इस्तेमाल की जाती है। मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो हम अपने व्यापार में खरीदने बेचने की प्रक्रिया के दौरान एक कड़ी के रूप में, एक मानक के रूप में, एक माध्यम के रूप में यूज करते हैं, तो वो हमारा मनी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। पैसे का प्रमुख प्रयोग व्यापार में लेन देन के कार्य में ही होता है। जब भी हम किसी से वस्तुएं या सेवाएं लेते हैं तो उनके बदले हम उन्हें पैसे अदा करते हैं, उन्हें पे करते हैं, और यही मुद्रा का प्रमुख कार्य है। मुद्रा के रूप में कोई भी चीज हो सकती है। आज हम जिस फॉर्म को अपनाते हैं वो भी, और इससे आज से 100-2 साल पहले भी जो चीजें यूज की जाती थी सब मुद्रा है। जो चीजें भी यूज की जाएंगी व्यापारिक कार्यों के लिए, लेन देन के लिए, उसे हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पैसे न होते तो क्या हम कर रहे होते। तो दोस्तों, जब हम बाजार पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम अपनी डिजायरेबल जो थिंग्स होती हैं उससे दुकानदार से उसकी मांग करते हैं। दुकानदार हमें वो चीज़ें ला के देता है, उस पर लिखे गए मूल्य के हिसाब से हम उससे पैसे पे कर देते हैं। तो यहाँ पे पैसे जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के माध्यम में सबसे बड़ा रोल अदा करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम अगर उसे पैसे नहीं देंगे तो वो हमें सामान नहीं देने वाला है। वो सामान हमें इसलिए दे रहा है कि हम बदले में उसे भुगतान कर रहे हैं, हम उसे पैसे दे रहे हैं। इस वजह से वो हमें इस वजह से वो हमें सामान दे देता है, बदले में हम उसे पैसा देते हैं। तो मनी एक एक्सचेंज, लेन देन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बिना इसके आप कोई भी सामान खरीद और बेच नहीं सकते। क्योंकि बिना पैसा लिए कोई भी दुकानदार आपको अपनी वस्तुएं नहीं देगा। व्यवहारिक तौर पे बिना पैसे लिए कोई आपको सामान क्यों दे। तो उस सामान को, लेन देन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मनी। इसलिए उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, लेन देन का माध्यम भी कहा जाता है। इसके बाद एक बात आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। मुद्रा की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होती है, इससे पैसे रुपए का, करेंसी का क्या लेना देना है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मनी जो होती है, पैसे रुपए जो होते हैं, वो दोहरे संयोग की जो जरूरत होती है उसे समाप्त कर देते हैं। अब आइए दोहरा संयोग क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। उसमें हम आपको ये बताएं कि कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए के पास पेन है और बी के पास कॉपी है। ए के पास पेन है और बी के पास कॉपी है। तो दोस्तों, यदि पैसे ना हो, यदि मान लीजिए पैसे रुपए चलन में ना हो, करेंसी चलन में ना हो, सिक्के चलन में ना हो, तो ये लोग आपस में, यदि इनको कॉपी की जरूरत हुई और इनको पेन की जरूरत हुई, तो ये आपस में कैसे व्यापार करेंगे। ये लोग आपसी चीजों को ही क्या कर लेंगे, एक दूसरे को ले दे करके बदल लेंगे। इन्होंने इसे अपनी कलम को इनको दे दी और इन्होंने इन्हें कॉपी दे दिया, तो इन लोगों का जो व्यापार है वो कंप्लीट हो गया, इनकी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन अब यहाँ से बात समझने वाली आती है कि क्या ऐसा हर बार जरूरी होगा कि जब भी इनको किसी सामान की जरूरत होगी तो सामने वाले को भी इनके सामान की जरूरत हो। समझने की कोशिश करिएगा। यदि आज इस व्यक्ति के पास पेन है और इसके पास कॉपी है, तो इनको जब कॉपी चाहिए थी और इनको पेन चाहिए था, तभी जाकर के इन्होंने लेन देन पूरा किया। यदि इन्हीं के पास कॉपी हो लेकिन इन्हें पेन की जरूरत ना हो, इन्हें पेन की जरूरत ना हो, तो क्या ये इनके पास जाएंगे, व्यापार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर इस पेन वाले व्यक्ति को ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कॉपी भी हो और वो साथ में पेन भी चाहता हो। तो यहाँ पे जो संयोग है वो 2 तरफा हो जा रहा है, दोहरा हो जा रहा है कि इस व्यापार में हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे हमारी वस्तु चाहिए भी और साथ ही साथ उसकी वस्तु हमारे काम की हो। वो हमारी चीज को ले ले और उसकी चीज को हम ले लें। तो दोनों लोगों की जरूरतों का आपस में सिमिलर होना है, एक समान होना बहुत ही आवश्यक होता है जब हम इस तरह की प्रक्रिया से व्यापार कर रहे होते हैं। और इस तरह की जो व्यापार की प्रक्रिया है
कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं ले लिया जाए, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे कैसे डबल कोइंसिडेंस होता है कि किसी व्यक्ति के पास यदि कोई वस्तु है, सपोज किए थे हम लोग, इनके पास पेन है, इनके पास कॉपी है, जब दोनों लोग की जरूरतें सेम थी, इनको पेन के बदले कॉपी चाहिए था तो इन्होंने इनसे ले लिया, और इनको कॉपी दे करके पेन चाहिए था तो इन्होंने इनसे ले लिया। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इनको कॉपी तो चाहिए लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इनका पेन नहीं चाहिए। तब वो क्या करेगा, इनसे इनका व्यापार हो नहीं पाएगा, तब ये किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो इनकी कलम को खरीद सके और बदले में इनको कॉपी दे सके, तब जाके इनका व्यापार पूरा होगा। तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, दोहरी जरूरतें, दोहरा संयोग, कि दोनों लोगों की जरूरत आपस में सेम होनी चाहिए तब जाके व्यापार पूरा होता है। और इस तरह की जो लेन देन की प्रक्रिया होती है कि आप हमारी वस्तु को ले लीजिए, हम आपकी वस्तु को ले लेते हैं, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी के मॉडर्न फॉर्म मतलब आधुनिक रूप। वर्तमान समय में पैसे के क्या रूप हैं, कैसे वो काम करते हैं? तो आधुनिक समय में जो पैसे के रूप हैं वो हम करेंसी पेपर के रूप में देखते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हमारे मनी वर्तमान में है वो करेंसी पेपर है, नोट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद कॉइन्स चलते हैं, सिक्के चलते हैं। उसके बाद हम देखें अगर तो वर्तमान समय में जो सिक्के चलते हैं उनका इतिहास बहुत पुराना है। आज जो हम सिक्के देखते हैं वो बहुत लंबे समय के इतिहास से चलकर वर्तमान रूप में आए हैं। शुरुआती समय में भारत के इतिहास में विभिन्न प्रकार के सिक्के अस्तित्व में रहे, कभी चांदी के, कभी सोने के, कभी कभी चमड़े के भी, कभी कभी तांबे के, हर तरह के सिक्के भारत में लगभग चलाए गए हैं। तो यदि सोने के सिक्कों की बात की जाए तो सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजवंश द्वारा जारी किए गए और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त राजवंश ने जारी किए थे, और उनके सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध भी होते थे, मतलब ज्यादा सोने की मात्रा होती थी, सोने में उनकी शुद्धता बहुत ज्यादा होती थी। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश को स्वर्ण उनका जो टाइम पीरियड रहा है गुप्त वंश का, उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय उनकी समृद्धि बहुत ज्यादा थी। गुप्त वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त हुए थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उनकी जीत की वजह से। अब हम आगे आते हैं, तो इस मॉडर्न फॉर्म में हम करेंसी को देखते हैं, सिक्कों को देखते हैं। पुराने टाइम की बात करें तो अभी मैंने बताया कि सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हम ऐसी चीज सिक्कों का प्रयोग करते हैं, ऐसी धातु के सिक्के बनाते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, और उसकी निश्चित वैल्यू तब हो जब उसके ऊपर लिख दिया जाए भारत सरकार द्वारा कि इतने का ही सिक्का है। जैसे वर्तमान में 1 का सिक्का देखें तो जिस मेटल का वो बना होता है उसे यदि आप जाके बेचें तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू 1 रुपए की है, क्योंकि उससे भारत सरकार ने 1 रुपए की मान्यता दी है। उन सिक्कों को, उन पैसों को कोई लेने से मना नहीं करता है, क्योंकि उसे भारत सरकार द्वारा यह आदेशित करते हुए बनाया गया है कि कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता, और ना ही उन सिक्कों को कोई दूसरा बना सकता है। भारत में नोट छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, इसके अलावा यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया। तो ये भारत सरकार द्वारा चलाए जाने की वजह से सभी लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और इन्हें एक व्यापार का माध्यम देश स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित कर दिया जाता है कि जब भी आप कुछ खरीदेंगे बेचेंगे इस लैंड बाउंड्री के अंतर्गत, इस देश में, तो आपको यही करेंसी प्रयोग में लानी है। तो ये रहा कुछ सिक्कों से जुड़ा हुआ जरूरी चीज। डीडी क्या होती है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट। हम आमतौर पे ये जानते हैं कि मंथ की शुरुआत जब होती है तो अधिकतर लोगों को सैलरी मिलती है, कंपनी में काम करने वाले लोगों को, या फिर जो भी लोग हैं यदि उनके पास एक्सेस पैसा होता है उनकी डे टू डे लाइफ से ज्यादा, तो वो उन पैसों को ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में हम पैसे क्यों जमा करते हैं? उसके पीछे हमारा 2 कारण है। पहली तो बैंक हमें सेफ्टी दे देता है, और दूसरी चीज जमा किए गए पैसों पर बैंक हमें कुछ पैसे बढ़ा करके इंटरेस्ट देता है, इस वजह से हम बैंक जाते हैं। तो बैंक के द्वारा जब हमें पैसे जमा कर देते हैं और फिर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाते हैं, फॉर्म भर के पैसे की मांग करते हैं, और हमारे डिमांड करने पे वो हमें पैसे दे देता है। तो उसी डिमांड किए गए धनराशि जो हमें वापस मिलती है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यदि हमारे डिमांड पे हमें पैसे मिल जाए तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। मॉडर्न फॉर्म्स में आज के समय में यदि आप देखें तो प्लास्टिक मनी भी बहुत यूज होती है। प्लास्टिक मनी से मतलब हमारा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से है।
साथ ही साथ ऑनलाइन जो चीज़ें आजकल चल रही हैं कैशलेस ज़माने में, कि हर चीज़ अब हम फ़ोन से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो करेंसी दिखती भी नहीं है, लेकिन लेन देन का कारोबार, लेन देन का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। चेक क्या होता है दोस्तों? तो चेक एक पेपर होता है, चेक इज अ पेपर। चेक एक नॉर्मल पेपर के जैसा ही होता है, जिसके माध्यम से बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि निम्न व्यक्ति को, जो आपके सामने खड़ा है, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उसे चेक देने वाले व्यक्ति के खाते से जितनी रकम उस पर लिखी गई है उसे दे दिया जाए। चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को यह आदेशित करता है कि मेरे खाते, यदि मैंने चेक लिखा है तो मेरे खाते से पैसे निकाल करके सामने वाले व्यक्ति जिसका नाम उसमें भरा गया है उसे दे दिया जाए। तो बैंक भी एक तरह का करेंसी का काम करता है, मनी का काम करता है। भले ही वो नोट नहीं है, करेंसी नहीं है, लेकिन वो एक लेन देन के माध्यम का कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है कि इस चेक को ले जाइए, बैंक को दीजिए, बैंक सामने वाले मेरे अकाउंट से आपको पैसे निकाल करके दे देगा। तो ये थी हमारे लेन देन की कुछ वर्तमान में इकाइयां। करेंसी नोट होती हैं, कॉइन्स होती हैं, डिमांड डिपॉजिट, और साथ ही साथ चेक के महत्वपूर्ण उपयोग हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे आज के, लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक। बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बैंक में ज्यादातर लोग पैसे जमा करने जाते हैं, और ज्यादातर उसमें से कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग जमा ही करते हैं, उधार लेने वाले लोगों की संख्या कम ही होती है। नॉर्मल बैंकों में जो भीड़ होती है ना, वो नॉर्मल उन्हीं लोगों की ज्यादा होती है जो कुछ पैसे जमा करने वाले होते हैं, कुछ पैसे निकालने वाले होते हैं। ऋण लेने वालों की, लोन लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो बैंक में लोन लेने पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लोन लेने तो ऐसे भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि लोन की एक्टिविटी क्या होती है, लोन की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोन लिए जाते हैं, बैंक कैसे कार्य करता है, आइए समझते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया कि बैंक में पैसा जमा करने का दो मोटिव होता है। पहला होता है सिक्योरिटी, हमारे पैसे की सुरक्षा, और दूसरी होती है मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। सपोज करिए पर्सन ए है, उन्होंने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अब ये 100 रुपए सेफ तो हैं, लेकिन साथ ही इस वजह से जमा किए थे कि आने वाले समय में साल भर के बाद इन्हें कुछ पैसे बढ़ा करके मिले जाएंगे, इन्हें कुछ पैसे बढ़ा करके बैंक द्वारा दिए जाएंगे। सपोज करिए वो रेट यदि 5% रही हो, तो साल भर के उपरांत इस व्यक्ति को मिलने वाला धन 105 रुपए होगा। लेकिन एक व्यक्ति बी है जो बैंक से ऋण लेने पहुंचते हैं, पैसा लेने पहुंचते हैं, उधार लेने पहुंचते हैं। तो बैंक इनको कहता है कि अगर ये कहते हैं कि मुझे 100 रुपए का ऋण चाहिए, तो बैंक उनसे कहता है कि ऋण ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लेकिन जब आप लौटाने आएंगे तो आपको 105 के बदले 107 रुपए लौटाने पड़ेंगे। इसका इंटरेस्ट रेट बैंक ने लगाया 7%। इनको कितने में दे रहा था, बढ़ा करके इनको दे रहा था 5% में, कि आप अगली बार जब आएंगे तो आपको 105 रुपए दिया जाएगा साल भर के बाद। यह जब साल भर के बाद आ रहे हैं तो इनसे क्या किया जाएगा इनसे इंटरेस्ट रेट ले लिया जाएगा व्यक्ति बी से। यदि मान लिया जाए कि 7% का इंटरेस्ट रेट लिया गया, तब इन्हें बैंक को वापस जमा करने पड़ेंगे 107 रुपए। लिए कितने हैं, 100 रुपए। अब इनको जमा कितना करना पड़ेगा, 107 रुपए, क्योंकि 7% इनको बैंक को ब्याज देना है कि मुसीबत में उसने आपको पैसा दिया और जितना चाहा आपने उतना पैसा आपको तुरंत मिल गया, बिना घूमना नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा। इसके लिए आपको बैंक को कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो व्यक्ति जो जमा करके गया था वो साल भर बाद अपने पैसे लेने आएगा तो बैंक उसका 105 लौटा देगी। और ये वही पैसा था, ये वही 100 रुपया था जो इसने उसे इन व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया था। इनका पैसा इनको लोन में दे दिया गया। बदले में जब ये पैसा लेने आए तो इनके 107 रुपए में से 105 रुपए इनको लौटा दिए गए, और बचा जो 2 रुपया है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। जो 2 रुपया इधर बच जाता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है, और यही बैंक की लोन एक्टिविटी है। कैसे बैंक लोन देने का काम करता है, और बैंक क्यों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले जाएं। जितने लोग लोन ले जाएंगे उनका ये परसेंटेज प्रॉफिट का उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बैंक ज्यादातर लोन देने में रुचि रखते हैं। लेकिन वो लोन देते किन्हें हैं, कैसे लोगों को लोन देना पसंद करते हैं। सबको तो लोन नहीं मिल जाता है, अधिकतर लोगों को मना कर दिया जाता है। आप पढ़ाई के लिए लोन लेने जाते हैं तो आपको मना कर दिया जाता है, आप घर लेने के लिए लोन लेने जाते हैं तो शायद मिल जाए, गाड़ी लेने के लिए जाए तो जल्दी मिल जाएगा।
एजुकेशन लोन बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, लोन जल्दी क्यों नहीं मिलते हैं तो कौन सी जरूरी चीज़ें होती हैं जो हमें बैंक को प्रोवाइड करनी होती हैं, ये सारे वीडियो हम जल्दी अगले वीडियो में ये सारी बातें हम कवर कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।